हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने करंट ये लाइबिलिटीज़ में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे एसेट्स। तो पहले देखते हैं नॉन करंट एसेट्स। बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की मैं कोशिश करूँगा, तो सब ध्यान से थोड़ा समझिए। एसेट्स, पहली बात तो हमें सब जानते ही हैं। एसेट नॉर्मली हमें बताया जाता है कि एसेट कंपनी की पूंजी होती है एक तरीके से, जो कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। थोड़ा सा टेक्निकल है, समझते हैं। नॉन करंट एसेट है और दूसरा एक और है इसका एसेट का बाइफर्केशन, उसे कहते हैं करंट एसेट। तो पहले नॉन करंट एसेट को समझते हैं। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट्स विच आर नॉट करंट एसेट्स। तो यहाँ तो सिंपल सा बोल दिया कि नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो करंट एसेट्स नहीं होते। तो करंट एसेट हम नीचे पढ़ेंगे। करंट एसेट क्या होते हैं हमें ये भी नहीं पता, तो हम ये कैसे अंदाज़ा लगा लें कि नॉन करंट एसेट क्या होते हैं। तो इसलिए हमें और आगे पढ़ना पड़ेगा। दीज एसेट्स आर सब क्लासिफाइड इनटू फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। तो समझ में आई बात कि ये एसेट जो है और भी आगे क्लासीफाई करे गए हैं फिक्स एसेट्स में, फिर आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में, नॉन करंट एसेट्स में। तो पहले समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि टेक्निकली एसेट्स होते क्या हैं। हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। तो एसेट जो होते हैं, एक कंपनी, कोई बिजनेस, कोई फर्म, कोई भी व्यापार, उसमें जो मशीन्स होती हैं, जो लैंड होती है, जो बिल्डिंग होती है, जो चीज़ें रीसेल या सेल के लिए नहीं होती है, ठीक है, जो चीज़ें प्रोडक्शन में काम आती हैं, जो चीज़ें फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं, मशीन्स हो गई हैं। जैसे एक साइबर कैफ़े पे जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं, एक साइबर कैफ़े वाले के पास जितने भी कंप्यूटर है वो उसके एसेट है, और वो कंप्यूटर उन कंप्यूटर्स को वो रोज़ रोज़ ना बेचता है ना खरीदता है, वो केवल वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है साइबर कैफ़े वाला। तो वो जो प्रिंटर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं उसके पास, वो सब क्या है, उसके एसेट्स हैं। उसके पास जो टेबल्स हैं वो सब एसेट्स हैं उसके पास जो शॉप है वो एसेट है। तो ये हुए उसके नॉन करंट एसेट। एसेट में भी नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में भी फिक्स एसेट, उसका बाइफर्केशन है। तो फिक्स एसेट जो है, जो नॉन करंट एसेट है, उसी के अंदर आता है फिक्स एसेट। और फिक्स एसेट फिक्स्ड जो है, इसका नाम ही से ही हमें पता लगता है कि फिक्स्ड एसेट है, जो मतलब मूवेबल नहीं है। मूवेबल होते हैं मतलब जनरली इन्हें मूव नहीं करते हैं इधर से उधर, तो समझते हैं फिक्स एसेट्स क्या है। एक तो टेंजेबल, फिक्स एसेट में टेंजेबल कहने का मतलब ये है कि फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टेंजेबल एसेट, तो जिन्हें हम छू सकते हैं। दीज आर दोज टेंजेबल एसेट, दीज आर द एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो एन एग्जाम्पल में बताया था कि मशीन जो होती है इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, दैट इज़ कैन बी सीन और टच्ड। तो वो एसेट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, वो टेंजेबल एसेट होते हैं, ठीक है। जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें टच किया जा सकता है, वो टेंजेबल एसेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर्स हैं, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें टेंजेबल एसेट है। थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए मैं बताता हूँ। एक जो कंप्यूटर्स लिखे हुए हैं, ये एक जगह नॉन करंट एसेट भी हो सकते हैं,
जैसे अभी तो एक करंट एसेट्स में फिक्स एसेट में दिखा रहा है, क्योंकि जो एक साइबर कैफ़े है या फिर कोई बैंक है, ठीक है, तो बैंक में कंप्यूटर बेचने का काम नहीं होता, साइबर कैफ़े में भी कंप्यूटर की सेल नहीं होती है। लेकिन एक कंप्यूटर सेलिंग स्टोर है जो कंप्यूटर सेल करता है, लैपटॉप सेल करता है, तो उसके लिए करंट एसेट होंगे फिर, क्योंकि वो रोज़मर्रा में अपने कंप्यूटर्स को बेचता है और रोज़मर्रा में उसके पास कंप्यूटर की सप्लाई होती है। सप्लाई का मतलब वो परचेज़ करता है और बेचता भी है, तो वो क्या हो जाएंगे फिर उसके नॉन करंट एसेट से करंट एसेट हो जाते हैं। समझ में आया? लैंड भी एक केस में, लैंड जनरली फिक्स एसेट ही होता है, बिल्डिंग और मशीनरी ये सब फिक्स एसेट होते हैं। अगर कोई मशीन बेचने वाली कंपनी है तो उस कंपनी के लिए वो मशीन जो है वो स्पेसिफिक मशीन जिसको वो बेचता है, तो वो स्पेसिफिक मशीन उसके लिए टेंजिबल एसेट नहीं होगा, उसके लिए वो एक फिक्स एसेट नहीं होगा, वो होगा फिर एक करंट एसेट। क्योंकि मशीन से अगर हम काम लेते हैं, सालों साल उसे यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट है। और क्योंकि अगर हम उसे बेचते हैं, रोज़ रोज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, उसकी हमारा काम ही मशीन को सेल करने का है, तो वो हमारे लिए करंट एसेट। फिक्स एसेट्स में हमने टेंजिबल एसेट पढ़ा, जो कि देखे जा सकते हैं, जिन्हें टच किया जा सकता है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, वो होगा एक टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट बिल्कुल उसका उल्टा है, दीज आर द एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इनका तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है टेंजिबल एसेट का, इंटेंजिबल का मतलब जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिन्हें देखा भी नहीं जाता, जिन्हें टच भी नहीं कर सकते, वो सब हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल आर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो पेटेंट्स जो होते हैं कंपनी के, जो मतलब वैल्यू होती है, ट्रेडमार्क भी कंपनी के वैल्यू, और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, वो भी कंपनी के अंदर जो जैसे टैली वगैरह देखते हैं हम, ये कंपनी के सॉफ्टवेयर होते हैं। टैली जो ख़रीदते हैं, टैली का तो 20-22 लगभग 25,000 रुपये में आता है ना पैकेज पूरा। या फिर अदर सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए ले लें, या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जिससे हमारा ऑपरेशंस होते हों, जिससे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जनरली ये हमारे क्या होते हैं, हम इन्हें सेल तो करते नहीं, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी वो ही तो सेल करेगी। हम तो कंपनी नॉर्मल अपना हार्डवेयर का या फिर कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, तो हमें तो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है अपने यूज़ के लिए, सेल के लिए थोड़ी ना यूज़ होती रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट है, वो पेटेंट्स और ट्रेडमार्क, तो ये हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट होती है, हाँ गुडविल दिया ही है, गुडविल भी एक इंटेंजिबल एसेट है। और इवन लाइसेंस जो होता है वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है। तो फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट बहुत सिंपल है। टेंजिबल एसेट जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। इंटेंजिबल एसेट जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड on construction or development of tangible assets not yet completed। तो जो फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट में तीसरा जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसका मतलब ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कुछ काम चल रहा है, उस पर खर्चे जो हो रहे हैं, जो खर्चे उस पर हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, और उस पर जो खर्चे हो रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, और अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें खर्चे चल रहे हैं, तो जितने भी खर्चे होते हैं एक साल में, जैसे मान लीजिए एक साल में एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें पूरा साल जितना भी खर्चा हुआ, मान लीजिए 1 लाख रुपए का उसमें खर्चा हुआ, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उस बिल्डिंग के नोट्स अकाउंट्स में तो हम लिख देंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही आएगा, और उसके
अंडर में 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सामने 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। तो सिंपल है बहुत कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो प्रोग्रेस में है वर्क, उस पर होने वाले खर्चे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से साफ साफ ये शो होता है कि वो एक टेंजिबल एसेट ही होगा, जो कि अभी पूरा तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, टेंजिबल एसेट। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर अगर बिल्ड हो रहा है और उसमें हमारे 1 लाख रुपए लग रहे हैं, वो प्रोग्रेस में है और उसमें हमारे 1 लाख रुपए लग रहे हैं, तब हम उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं शो करेंगे, क्योंकि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में टेंजिबल एसेट को शो करेंगे और सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है। इसीलिए दूसरा हेड बनाया गया है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो दोनों हेड्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो दूसरा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट ही बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, लेकिन वो इंटेंजिबल एसेट्स को प्रोग्रेस में या फिर डेवलपमेंट में जब होते हैं, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट होते हैं, तब उन पे होने वाले खर्चे वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में शो किए जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मतलब ये है कि इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब है कि जो खर्चे हैं, जो खर्चे होते हैं, एसेट कोई हमारा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही तो उस पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसे अपडेट करा रहे हैं, उसे और उसका इंटरफेस अच्छा करा रहे हैं, फिर कुछ भी उस पर काम करा रहे हैं, तो उस पर जो खर्चा होगा, वो जाएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, तो इसीलिए इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में जाएगा। और कोई बिल्डिंग अगर बना रहे हैं, कोई बिल्डिंग में कुछ वर्क करा रहे हैं, तो वो टेंजिबल एसेट है, उसका वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा अमाउंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले जो मेजर हेड है नॉन करंट एसेट, उसके अंदर सब हेड फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट के अंदर और सब हेड हैं 4, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिक्स एसेट के अंदर 4 हैं। आगे चलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से मेजर हेड के अंदर आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट के ही अंदर आता है। तो नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स एसेट आए, नॉन करंट एसेट के अंदर ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आई। मुझे समझते हैं कि क्या है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मतलब 12 मंथ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट, समझे। करंट का मतलब जो होता है ना 12 मंथ ही होता है जनरल, करंट पीरियड जो होता है ना 12 मंथ का ही होता है। तो नॉन करंट का मतलब 12 मंथ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर इन्वेस्टेड टू बी held for a period of more than 12 months from the date of balance sheet or for a period that is more than the period of operating cycle। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये समझो जो मैंने आपको बताई है, वो यहाँ पे थोड़ा सा वही चीज़ें लिखी हुई है कि जो 12 मंथ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होगी डेट ऑफ बैलेंस शीट से, जो 31 मार्च होती है वहाँ से लेकर 12 मंथ से ज़्यादा अगर उसकी डेट होती है इन्वेस्टमेंट की, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। और फॉर ए पीरियड दैट इज़ मोर देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, और किसी कंपनी का ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, मान लीजिए अगर किसी कंपनी का पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल 8 मंथ है, मतलब उसका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और सेल आउट के लिए हो जाता है, मतलब ये जो उनका स्टार्टिंग फेज़ है, स्टार्टिंग फेज़ से लेकर एंडिंग फेज़ तक जो मैन्युफैक्चर होता है, जो भी कुछ
काम होता है स्टार्टिंग फेज से लेकर और एंडिंग फेज तक, उसमें जो टाइम लगता है वो 8 मंथ है। तो इसका मतलब जो ऑपरेटिंग साइकिल का जो टाइम है उस कंपनी का वो 8 मंथ है। तो उस केस में भी 12 मंथ ही नॉन करंट टाइम, 12 मंथ से ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होंगी। लेकिन किसी कंपनी का 14 मंथ ऑपरेटिंग साइकिल है, पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ, पहले 8 मंथ था, अब 14 मंथ समझो। मतलब ये है कि जो फेज़ स्टार्टिंग फेज़ है और जो एंडिंग फेज़ है उसमें अब टाइम लग रहा है 14 मंथ, 8 मंथ नहीं 14 मंथ। तो ये 12 मंथ से ज़्यादा है। तो क्या अब 12 मंथ जो है, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी 13 मंथ करती है तो क्या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी? अगर 13 मंथ के लिए किसी कंपनी का ऑपरेटिंग पीरियड 14 मंथ है और वो कंपनी 13 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करती है, तो क्या वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी? नहीं, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल जो है 14 मंथ का है। ऑपरेटिंग साइकिल के ही अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। ऑपरेटिंग साइकिल जो है 14 मंथ का है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट 13 मंथ की है। तो इस केस में वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कंपनी का 14 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है और वो कंपनी 14 मंथ से ज़्यादा, 14 मंथ से ऊपर टाइम पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करती है, मान लीजिए 14 मंथ के बाद वो 20 मंथ या फिर 2 ईयर मतलब 24 मंथ्स के लिए करती है इन्वेस्टमेंट। मेन पॉइंट ये है कि अगर 14 मंथ से ऊपर टाइम लेती है, ऊपर टाइम तक इन्वेस्टमेंट करती है, 14 मंथ के बाद भी इन्वेस्टमेंट करती है, तो 14 मंथ को जंप करने के बाद ही तुरंत ही वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल का ये कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग साइकिल आगे भी डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो 12 महीने से ज़्यादा के लिए की जाती है और ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड से भी ज़्यादा के लिए की जाती है, मोर देन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने तो है ही हैं, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल का जो पीरियड है उससे ज़्यादा के लिए आ रही है, तो भी वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट है मेजर हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब हेड डेफर्ड टैक्स एसेट। पहले इसे पढ़ते हैं। ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी इन अनदर कंपनी फॉर द फ्यूचरेंस of its own business. It is non-current investment. It is invested to be held for more than 12 months from date of balance sheet or for a period or for a period that is more than period of operating cycle. कोई चीज़ लिखी हुई है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही वही होती है, इस तरीके से ही ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही वही सेम है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की जैसे ही है, लेकिन वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो कंपनी है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में करती है फ्यूचर एंड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए। जैसे कि कोई 2 बिजनेस है, वो आपस में लिंक है कि अगर सामने वाले का बिज़नेस ठीक है तो हमारा भी बिज़नेस ठीक रहेगा। तो इस बेसिस पे कंपनी इन्वेस्ट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और सामने वाली कंपनी है जो बोतल बनाती है।
तो अगर बोतल नहीं बनेंगी तो सॉफ्ट ड्रिंक को जो है कंटेन कहाँ किया जाएगा, इस तरीके से वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। 12 मंथ्स के ऊपर होगी तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जो मैं बता रहा हूँ मेजर एड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सब एड डेफर्ड टैक्स एसेट। It is the amount of tax on the temporary difference between accounting income and taxable income। तो deferred tax asset तुमको लाइबिलिटी साइड में भी देखने को मिलेगा, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलेगा, और एसेट नॉन करंट एसेट साइड में भी देखने को मिलेगा। डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी साइड में भी होता है और एसेट साइड में भी होता है। अब ये होता क्या है और ये नेट क्यों होता है, दोनों के सामने ये समझेंगे। ये जो अमाउंट है टैक्स की वो किस पर लगती है, टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। जो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग इनकम आई है, इनकम अर्न हुई है अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, उस इनकम पर, और जो हमारी एक्चुअल में टैक्सेबल इनकम है उस इनकम में, टैक्सेबल इनकम क्या होती है, अकाउंटिंग इनकम तो हमने जो अकाउंटिंग करने के बाद जो हमारी इनकम जनरेट की, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस जो अकाउंटिंग का होता है, तो कंप्लीट करने के बाद हमारी जो इनकम हमें पता लगी वो तो हमारी अकाउंटिंग इनकम हो गई। टैक्सेबल इनकम जो होती है ना, टैक्सेबल इनकम में से जो होती है वो इस तरीके से होती है कि जिस पर हमें टैक्स पे करना होता है। जो अकाउंटिंग इनकम होती है डायरेक्टली हम उस पर टैक्स पे नहीं करते। अकाउंटिंग इनकम में से बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं, ठीक है, तरह तरह की डिडक्शंस होती हैं, अलाउंस होते हैं जो गवर्नमेंट देती है। एक चैप्टर 6 से होता है इनकम टैक्स एक्ट में, चैप्टर 6, उसके अंतर्गत भी कुछ डिडक्शन होती हैं। तो ओवरऑल ये कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग इनकम मान लीजिए 1 लाख हमारी जनरेट हुई, हमने क्योंकि कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम, फिर हम कैलकुलेट करने गए टैक्सेबल इनकम, तो हमारी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेशन होने के बाद 80,000, तो जो 1 लाख तो हमारी अकाउंटिंग इनकम थी, टैक्सेबल इनकम हमारी डिडक्शंस के बाद पूरे प्रोसेस को करने के बाद 80,000 बची। जो बीच का गैप है 20,000, उस पर जो बीच का गैप है 20,000, उस पर जो टैक्स है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्परेरी डिफरेंस, ठीक है, ऑन द टेम्परेरी डिफरेंस। तो टेम्परेरी डिफरेंस क्या है, 20,000। तो उस 20,000 पे जो टैक्स है, समझे बात, उस 20,000 पे जो टैक्स है उसका अमाउंट डेफर्ड टैक्स एसेट में आएगा, समझे बात। इट इज ओनली ए बुक एंट्री एंड नॉट एन एक्चुअल एसेट। इट अराइज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन द टैक्सेबल इनकम। अब एक चीज और थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, जो डिडक्शंस हैं उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट को तो टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लेना है। जो डिडक्शन हो गई है, जो लीगल डिडक्शन है वो कंपनी कर लेती है बस, और जो टैक्सेबल इनकम होती है उस पर टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये केवल एक एक्चुअल एसेट है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है लायबिलिटी साइड में भी आता है। तो ये सबसे पहली बात, कोई ये एक्चुअल एसेट नहीं है, बस ये वही है कि जो डिडक्शंस हुई, अगर वो डिडक्शंस ना होती तो उन पर भी टैक्स जाता, और वो जो टैक्स है अभी वो उन डिडक्शंस के होने की वजह से नहीं दे रहे हैं, तो इसी तरीके से वो एक हमारा एसेट बन जाता है, ठीक है। अगर वो डिडक्शन ना होती 20,000 की, तो 20,000 पे जो भी टैक्स जाता, उस टैक्स की बचत हुई है ना,
डिडक्शंस के कारण, तो एक तरीके से वो जो बचत हुई है वो हमारे एसेट हो गए, पर एक्चुअल में वो कोई हमारा एक्चुअल एसेट नहीं होता। ठीक है, अगर वो डिडक्शन ना होती तो पूरा 1 लाख पे टैक्स जाता ना, लेकिन डिडक्शन भी 20,000 हम बचे, तो उस पर जो टैक्स बचा, उस पर जो टैक्स कैलकुलेट, उस पर जो टैक्स बचा वो हमारा एक तरीके से फ़ायदा हो गया, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स एसेट में से डाल देते हैं। तो सबसे पहले बात समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट समझे आपने, इट अराइज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज लेस देन। और एक और चीज़ है कि देखो टैक्स, डेफर्ड टैक्स एसेट कब बनता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब बनती है। डेफर्ड टैक्स एसेट तब बनता है जब टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो, अकाउंटिंग इनकम कम हो। समझे बात को, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो, अकाउंटिंग इनकम कम हो। तब क्या होगा, जब हम इसमें से अकाउंटिंग इनकम में से और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस माइनस में आएगा, डिफरेंस माइनस में आएगा। और जो डिफरेंस माइनस में आएगा उस डिफरेंस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उस डिफरेंस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम हमारी कम है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है, तो ये हमारा एक तरीके से डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है। आगे देखते हैं, इसमें जो है ये बहुत अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें मेन चीज़ आपको फोकस क्या करना है 12th के अकॉर्डिंग, कि ये जो है इसकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इसके लॉजिक को समझना है, ज़्यादा डीप में इसका अभी वर्क है नहीं। कि ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट होते हैं, डेफर्ड टैक्स एसेट नेट जो होता है ये टेम्पररी डिफरेंस होता है अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। ठीक है, बस इतना से ये इसको याद रखने की ज़रूरत है। इट इज़ ओनली बुक एंट्री, और ये कोई एक्चुअल एसेट नहीं होता है, ये केवल बुक एंट्री होती है। और ये अराइज कब होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, डेफर्ड टैक्स एसेट कब अराइज होता है, जब अकाउंटिंग इनकम कम हो, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको लगेगा कि ये तो लाइबिलिटी है, तो एसेट में क्यों है। वैसे हर किसी को नहीं लगता, पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि लोन और एडवांसेस शायद हमने लिए हुए हैं तो हम पे तो लाइबिलिटी, लेकिन हमने दिए हैं, हमने जो है ना कंपनी में, जिस भी कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उस कंपनी में लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है किसी को, या लॉन्ग टर्म एडवांस दिया हुआ है किसी को, तो वो हमारे एक तरीके से एसेट बन जाते हैं, क्योंकि वो हमारे डेटर बन गए। अब देखते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आर लोन्स एंड एडवांसेस। तो समझे बात को, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस आर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय द कंपनी, कंपनी ने दिए हैं। ठीक है, जो मैंने बताया कि हमने दिए हैं, जिस भी कंपनी की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी कंपनी ने दिए हैं, तो कंपनी ने दिए हैं दैट आर रीपेबल और एडजस्टेबल आफ्टर 12 मंथ। जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं वो या तो वापस मिल जाएंगे हमें, रीपेबल हो जाएंगे, जो कंपनी ने दिए हैं वो या तो वापस मिल जाएंगे कंपनी को, या फिर एडजस्ट हो जाएंगे 12 मंथ्स के बाद, फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड है 8 मंथ हो, 12 मंथ से कम हो, या फिर 12 मंथ से ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है। ऑपरेटिंग पीरियड जो है ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो कुछ भी हो सकता है। हमें को क्या देखना है, 12 मंथ से ज़्यादा हो। ठीक है, कंडीशन हमारी यही सेटिस्फाई करनी है अपने आप को, कि या तो 12 मंथ से ज़्यादा 12 मंथ्स के बाद मिल रहे हों, या फिर पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल के बाद मिल रहे हों हमें वो कैसे वापस, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सी बार कंपनी कुछ परचेज करना होता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, एडवांस दे देती है बहुत सारा,
वो प्रोडक्ट बनेगा लगभग जाके 1.5-2 साल में, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में आ जाता है। बहुत ही सिंपल चीज़ है ये तो, बस इतना ध्यान रखना है, या तो वो पैसे वापस हो रहे हैं या एडजस्ट हो रहे हैं 12 मंथ्स के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद। आगे देखते हैं नॉन करंट एसेट में अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट का मतलब सिंपल सा है कि लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस उसके अंदर नहीं होंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट उसके अंदर नहीं होगा, और उसके अंदर नहीं होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं होगा, फिक्स एसेट उसके अंदर नहीं होगा। तो फिर अदर नॉन करंट एसेट क्या होंगे? अदर नॉन करंट एसेट क्या होंगे? ऑल नॉन करंट एसेट दैट आर नॉट शोन और क्लासिफाई अंडर द अबव हेड। वो चीज़ मैंने बताई है पहले में कि जो ऊपर जितने भी 3-4 हेड पड़े हैं हमने, उनमें नॉन करंट वो पर इनमें नहीं होंगे, ठीक है। तो जितने भी नॉन करंट एसेट हैं, जितने भी अदर नॉन करंट एसेट हैं, ठीक है, जो कि ऊपर शो नहीं हुए हैं, समझे बात को, जो कि ऊपर शो नहीं हुए हैं। ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें शो हुई हैं, जैसे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, और टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ तो ऊपर शो हुई है। तो क्या शो नहीं हुआ है? जो भी ऊपर शो नहीं हुआ है वो नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट। अब एग्जांपल के लिए बता देता हूँ मैं आपको, और नॉन करंट एसेट द शोन ऑन क्लास द अबव हेड और अदर नॉन करंट। तो यहाँ पे एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं बता देता हूँ आपको। अदर नॉन करंट एसेट में जैसे कि मान लीजिए कंपनी के पास जो है, कंपनी ने जो अदर नॉन करंट एसेट है उसका एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे कोई कंपनी है, उसने अपनी मशीन सोल्ड करी है, कोई बड़ी मशीन है, कोई अच्छी ठीक ठाक अमाउंट की मशीन है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की एक मशीन है, उसने सोल्ड कर दिया है, और उसका अमाउंट अभी तक 9 मंथ हो गए, अभी तक आया नहीं है, और उसका अमाउंट 12 मंथ के बाद भी नहीं आया। 12 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही हम उसको शो करेंगे अदर नॉन करंट एसेट में, क्योंकि अब जो हमें अमाउंट रिसीवेबल है, उस मशीन का जो अमाउंट रिसीव होना है वो 12 मंथ्स के ऊपर चला गया है, और जो 12 मंथ्स के ऊपर टाइम चला गया, इसका मतलब वो नॉन करंट एसेट है, क्योंकि वो पैसे हमें मिल रहे हैं, वो हमारा डेटर है, लेकिन 12 मंथ्स के ऊपर चला गया, इसलिए नॉन करंट एसेट है। और अदर इसलिए है क्योंकि वो कोई न टैक्स है, न कोई लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज है, न कोई फिक्स एसेट है, न इन्वेस्टमेंट है, वो तो केवल एक एसेट की सेल की है, और उसका अमाउंट हमें 1 साल के बाद मिल रहा है, तो इसलिए वो अदर नॉन करंट एसेट के अंदर, ठीक है। एक और जिसमें देखते रहते हैं कि जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया, या बल्क में हमने बहुत सारा मैन्युफैक्चर्ड गुड सेल किया, और उसकी अमाउंट हमें 1 साल के बाद मिलेगी, तो वो भी हमारा ट्रेड रिसीवेबल होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल होता है। इसका मतलब ये है कि 12 मंथ्स के बाद वो हमें अमाउंट पैसों का जो अमाउंट है हमारा, वो मिलने वाला है 12 मंथ्स के बाद, इसीलिए वो भी अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको करंट एसेट एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा, एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक था ये आज का, नॉन करंट एसेट, क्योंकि आपको पूरी बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। आप बिना देखे कुछ भी एकदम एक्यूरेट बैलेंस शीट बना सकें। इस वीडियो का यही पर्पस है। थैंक यू, धन्यवाद।